राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब फिर एक नए टॉपिक के साथ यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज़ आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। हम आज बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। तो कह सकते हैं कि वह त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसी को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम लिख देते हैं, देखते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं। एक डायग्राम हम खींचते हैं, ऐसे बनाएंगे, एक लाइन डालते हैं और उसका नाम ही है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि जिनके दो भुजाएं बराबर होते हैं। अगर यह त्रिभुज है, इसका हम नाम रख देते हैं BCF। अगर त्रिभुज के दो भुजाएं जैसे BC और BF आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि इनकी दो भुजा बराबर होते हैं तथा दो कोण भी बराबर होते हैं। यानी कोण कह सकते हैं कि कोण क्या होगा, कोण BCF, कोण BCF इक्वल होते हैं कोण किसके, BCF जो हमारा कोण हो गया वो जगह कोण CBF के, इस कोण के, किस कोण की, कोण CBF के, यानी लिखेंगे कोण एंगल CBF, एंगल हमारा CBF हो गया, इस कोण के बराबर होते हैं। यदि कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, अगर ये दो कोण ही बराबर होंगे तो दो भुजा आपस में उनके बराबर हो जाएंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के गुण होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके कोण के सामने वाली जो सम्मुख भुजा है, जैसे यह कोण है, इसके सामने की सम्मुख भुजा BF जो हो गया, ए बराबर हो जाएगा, और कोण B के जो है इसके सामने की जो भुजा है CF, ए बराबर हो जाएगा। यानी कोण B के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण B है, इसके सम्मुख भुजा CF हो गया। और एंगल BCF के, एंगल BCF हमारा यही एंगल हो गया, इसके सामने की भुजा कौन सी है, BF, ए हो गया, ए हो गया। यानी कह सकते हैं कि BF जो होगा हमारा इक्वल हो जाएगा CF के, किसको हो जाएगा, BF इक्वल हो जाएगा CF के। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होते हैं। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज के दो भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होता है। तो कह सकते हैं वह त्रिभुज जिसके दो कोण आपस में बराबर हों, उनके दो भुजा भी आपस में बराबर हों तो इस प्रकार के त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके साथ साथ अब हम जानते हैं एक होता है एकांतर कोण त्रिभुज। क्या होते हैं, एकांतर कोण त्रिभुज लिख देते हैं, आप नाम सुने होंगे, एकांतर कोण एकांतर कोण का हम डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रेखा है, इसका नाम हम रख देते हैं A और B हो गया। एक रेखा है, इसका नाम है C और P, और यहाँ से एक तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण तिर्यक रेखा काटती है किसको, रेखा A और B समांतर है CP के, AB रेखा CP रेखा के समांतर है, और इन रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा काटने से नहीं, तिरछी रेखा काटने से उनके अंतः की ओर बनने वाले रेखा के विपरीत साइड में जो कोण बनते हैं उस कोण को हम कहते हैं एकांतर कोण। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीखी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर रेखा के विपरीत बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं। एकांतर कोण हो गया, इसमें जैसे हम लिख सकते हैं एकांतर कोण क्या है कि एंगल क्या होगा, एंगल ABC, ये वाले हमारा हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल हो जाएंगे एंगल PCB के, एंगल PCB के, यानी बराबर होते हैं। एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, एंगल ABC, ए वाले एंगल, और इधर से क्या हो जाएगा PCB, ए वाला एंगल, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
इसके साथ साथ आप बताएंगे, पढ़े हैं पहले से एक टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, जिसके बारे में सभी लोगों ने जाना है। एक दर्पण बनाया जा रहा है। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। क्यों समतल दर्पण है? क्योंकि इसका परावर्तक सतह समतल है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम जानेंगे। परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन के नियम यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। नियम ये होता है कि जैसे एक आपतित किरण होगी, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। यानी ये हमारा लिख देते हैं, आपतित किरण में नाम दे देते हैं। एक है ए और बी, आपतित किरण है, और ये टकराकर लौट रही है एफ की ओर, यानी बी एफ हमारा जो क्या है? परावर्तित किरण हो गया। ए क्या है? परावर्तित किरण। ए परावर्तित किरण हो गया, ए बी आपतित किरण हो गया। इनके बीच में हम एक लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर एक लंब डाल देते हैं, जिसका हम नाम रख देते हैं सी बी। सी और बी हो गया। परावर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और परावर्तन के सेकंड नियम यही है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई इक्वल होते हैं यार। यानी आपतन कोण, आपतित किरण और विलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी, कोण एफ बी सी इसके बराबर हो जाएगा। कोण एंगल एफ बी सी इस एंगल के बराबर होते हैं। ये परावर्तन के नियम से होता है। यानी कह सकते हैं कि एंगल आई जो होता है एंगल आर के इक्वल होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम कहते हैं। और परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, आप भी जानते हैं। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे किसके? चर्चा करते हैं परावर्तन के नियम से, या अवतल दर्पण हम बनाते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि वह दर्पण जिसके परावर्तक सतह समतल होते हैं, उस अवतल दर्पण उसके समतल होते हैं? नहीं, वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह समतल होते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण कैसा होता है कि वैसा दर्पण जिसके बाहरी सतह से, ये हमारा हो गया, इनका हमारा बाहरी सतह पर व्यतीत किया होता है, और भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। बाहरी सतह से व्यतीत किया होता है, भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण का हम नाम रख देते हैं, नाम है M1 M2। एक अवतल दर्पण है, इसका मध्यबिंदु है, मध्यबिंदु को हम P कहते हैं, यानी दर्पण का मध्यबिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। एक समांतर किरण हम डालते हैं दर्पण पर, और यह दर्पण से समांतर किरण जो होता है वो परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से आता है। तो समांतर किरण का हम नाम रख देते हैं ए और बी। ए बी हमारा क्या है? आपतित किरण है, और परावर्तित हो रही है कहाँ से? बिंदु एफ से परावर्तित हो रहा है, बिंदु एफ से परावर्तित हो रहा है। और इनके बीच में हम एक लंब डालते हैं, एक हम लंब डाल दिए जो बिंदु सी पर। ये हम ज्ञात क्या कर रहे हैं? जैसे अभी तक तो हम लोगों ने सब कुछ जान लिया। तो हम अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी क्या ज्ञात करेंगे? अवतल दर्पण के अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या लिख देते हैं, वक्रता त्रिज्या r, और मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f, फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करेंगे। यानी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन टू कॉनकेव मिरर फोकस, फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या r और मुख्य फोकस के बीच में क्या संबंध होता है, उनके सूत्रों का निगमन करेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे। अब चलते हैं, देखिए
परावर्तन के देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, परावर्तन के नियम से लिखेंगे। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से क्या होगा, और परावर्तन के नियम से क्या होगा कि एंगल ए बी सी, हमारा वाला यह वाला एंगल ए बी सी यह, और एंगल क्या होगा कि सी बी एफ यह, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के लिख दिए। अब देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या था कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो उनके बीच के जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, उनके बीच के बनने वाले जो कोण होते हैं एकांतर कोण होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम से बराबर हो गया। अब लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल कोण बी सी एफ। बी सी एफ कहाँ है, ये देखिए ये हमारा बी बिंदु हो गया, यहाँ से आने वाली ये बिंदु हो गया, और एफ यह हो गया, यानी बी सी एफ। बी सी एफ लिख देते हैं, एंगल बी सी एफ ये बराबर हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज। देखिए इन दोनों में क्या होगा कि एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी एफ, और एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा बी सी एफ। अगर किसी भी समीकरण के दोनों का अगर लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड बराबर होती है, यानी बाएं साइड का अगर पक्ष बराबर होते हैं तो दाएं हैंड भी बराबर होगा। यानी लिख सकते हैं एंगल सी बी एफ इक्वल होगा एंगल बी सी एफ के। इसको अब आते हैं हम त्रिभुज बी सी एफ में। त्रिभुज लिखेंगे बी सी एफ में। बी सी एफ में अभी हम लोगों ने जाना था किस कोण के बारे में, आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, अभी बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में यही हम आपको बताए थे ना, बी सी एफ। अगर समद्विबाहु त्रिभुज में अगर किसी भी कोण के में क्या होते हैं कि अगर दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा भी बराबर होते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज में भी लिखेंगे यही एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ बराबर है एंगल किसके, बी सी एफ इसके। अब एंगल ए वाला हमारा हो गया। अब एंगल इसको लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सी बी एफ लिखेंगे, एंगल सी बी एफ के, यानी एंगल सी बी एफ ए वाला एंगल हो गया, बी सी एफ बराबर हो गया। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोण हमारा बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा भी हमारा क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि भुजा सी एफ बराबर होगा बी एफ के। क्यों बराबर होगा कि एक कोण हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण क्या है, समद्विबाहु कोण है, त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है। कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ जो है समद्विबाहु त्रिभुज, दो कोण बराबर हो गए, दो भुजा बराबर हो गए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज आ गया हमारा। अब देखते हैं अब लिखेंगे, चूंकि P बिंदु जो होता है दर्पण का जो है हमारा, तो दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है। लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, अत्यंत छोटा हो तो क्या होगा, यदि छोटा होगा तो हमारा इसमें हो जाएगा पी एफ बराबर हो जाएगा बी एफ के। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो पी एफ जो होगा ये बराबर हो जाएगा बी एफ के।
ये जो पहले जो बनाते हैं इनको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इनको मान लेते हैं समीकरण सेकंड कर लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखते हैं। अगर दोनों साइड का हमारा देखिए इनमें क्या है कि दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि पी एफ जो बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा, सी एफ के। पी एफ हमारा बराबर हो जाएगा सी एफ के बराबर इक्वल हो जाएगा, पी एफ हमारा इक्वल हो जाएगा सी एफ के। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड दोनों साइड क्या करेंगे, बोथ साइड पी एफ जोड़ने पर, ऐड करने पर, बोथ साइड पी एफ ऐड करने पर कर देते हैं। इसमें पी एफ इक्वल सी एफ है, इसमें हम पी एफ ऐड कर देते हैं और इसमें भी पी एफ ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने से क्या हो गया, पी एफ और पी एफ लिख देंगे 2pf और यहाँ हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ हो गया। अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से अभी हम समीकरण देखते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हमेशा एफ से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारा क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि ये कहाँ होता है कि दर्पण से बाईं ओर होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हमारा यहाँ पर वक्रता त्रिज्या क्या हो गया, सीपी हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया और मुख्य फोकस दूरी क्या हो गया कि पीएफ हमारा जो हो गया वो फोकस दूरी हो गया। यानी कह सकते हैं चिन्ह परिपाटी से पीएफ इक्वल हो जाएगा -f और सी पी हमारा जो है ये हमारा सी पी क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ये भी बाईं साइड है तो भी -1 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी से लिख देंगे इन सभी का मान, बी का मान रखने पर चिन्ह परिपाटी से तुमने इसको लिख दिया। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी से इन सभी का मान रखने पर इन सब का मान हम इसमें रख देते हैं, किसमें रख देते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं इन सब का मान। तो 2pf क्या है, 2pf इक्वल है cf प्लस pf, तो pf की जगह हम -f रख देंगे, 2 इंटू -f इक्वल cf और pf का रखना है। अब एक चीज़ हम डायग्राम में चलते हैं, देखिए डायग्राम पीछे देखते हैं। CF यहाँ से हो गया और PF यहाँ से, यानी कह सकते हैं कि CF इक्वल PF, CF प्लस PF, CF प्लस PF इक्वल CP लिख सकते हैं इजीली। CF और प्लस PF इक्वल हमारा CP हो जाएगा और CP बराबर क्या है, CP बराबर वक्रता त्रिज्या है, ये भी नेगेटिव होगा। तो CA प्लस PF, अब इसी चीज़ को हम लाएंगे, CF और प्लस PF जो था इसके जगह हम लिख देंगे क्या, CP हो गया। और CP हमारा यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या है, ये CP है जी, गलती से हो गया था, तो वक्रता त्रिज्या है तो इसका हम R हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अभी देखिए -2 में F का गुणा होगा, -2F हो जाएगा। CP का मान क्या था, R था, या लिख देंगे -R, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2F इक्वल हो जाएगा R, यानी F बराबर हो जाएगा 2F इक्वल R हो गया, A बराबर हो जाएगा R/2। यानी कह सकते हैं कि दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी लिखेंगे अतः इसे सिद्ध होता है
इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का दुना होता है, वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है, दुना होता है। वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी की आधी है, यानी आधा फोकस दूरी का बराबर हमारा वक्रता त्रिज्या है। तो इससे सिद्ध होता है कि फोकस दूरी होता है दूने वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है, नहीं दुगना फोकस दूरी जो होगा त्रिज्या के बराबर होता है, यानी 2f इक्वल हो जाएगा r और f बराबर r/2, यानी कह सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है, यानी दो फोकस दूरी अगर मिलेगा तो हमारा एक वक्रता त्रिज्या का निर्माण करेगा, और जबकि एक वक्रता त्रिज्या में दुगनी फोकस दूरी होंगे, दो फोकस दूरी होंगे। मतलब कि यहाँ पे ये होता है कि CF इक्वल कर सकते हैं PF प्लस PF, यानी CF न लिखे हैं, CF नहीं जी CP है ना, CP बराबर हो जाएगा PF प्लस PF, यानी CP बराबर 2PF, यानी CP बराबर हम पहले जो लिखे थे CA प्लस PF, यानी CP बराबर हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा। यही हमारा था। तो मैं कहना चाहूँगा यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से कर लें, ताकि आपको हर रोज़ एक नई वीडियो प्राप्त हो।